वेलकम बैक। मैं लवकेश साय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे हम हिंदी पेडागोजी के, ठीक है। और यदि आपने इस चैनल पर जो सीडीपी की जो क्लासेस हैं या फिर आपने ईवीएस की या मैथ पेडागोजी या और भी जो आपके पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासेस नहीं देखे तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएंगी। और यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप टेट एग्ज़ाम में, सी टेट नहीं टेट, चाहे आपका कोई से भी टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो रिट का हो, चाहे वो आपका बी टेट हो या कोई सा भी टेट हो, एच टेट हो, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर्स कर सकें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है। अब आपको बताना भाषा की पाठ्य पुस्तक है और आपका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष किसे मानते हो, ठीक है ना। मतलब आपका मानना नहीं, जो सरकार ने जो एनसीएफ में दे रखा है ना हिंदी की, हमें हिंदी कैसे पढ़ानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो पहला ऑप्शन आपका वस्तुनिष्ठ अभ्यास, वस्तुनिष्ठ अभ्यास नहीं देने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका व्याकरणिक नियमों की सैद्धांतिक व्याख्या। देखो व्याकरणिक नियम की हमने बात ही नहीं करी जो प्राइमरी लेवल पे है, ठीक है ना। यदि आप 5वीं क्लास तक देखते हो तो आपको हिंदी में कहीं व्याकरण नज़र नहीं आएगा और ना ही इंग्लिश में कहीं व्याकरण नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मानते हैं कि जो टीचर है वो अपनी समझ से व्याकरण के नियम बताए। जैसे कोई टीचर कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, उसमें किसी बच्चे का नाम आया राम, है ना, राम, तो टीचर इस बात को खुद बताएगा अपनी तरफ से कि बेटा राम एक संज्ञा है और संज्ञा किसे कहते हैं उसकी वो डेफिनेशन देगा, ठीक है। ये विशेषता बता रहा राम के पास एक बाइक, राम के पास एक कार है या फिर कुछ भी है, या फिर राम काला है या गोरा है, तो ये उसकी विशेषता है। राम इंटेलिजेंट है, ये उसकी विशेषता है। तो वो इस चीज़ को बताएगा कि विशेषता शब्द किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो ये तो सेकंड ऑप्शन नहीं होगा और फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। हम ये ऑप्शन आपका एक और ऑप्शन देखेंगे, कागज की गुणवत्ता और कागज की गुणवत्ता और छपाई से क्या मतलब है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है ना वो ज़्यादा बेटर है और सबके कंपैरिजन में। थर्ड ऑप्शन का मतलब ये कहने का ये जो उद्देश्य है ना उनका चयन महत्वपूर्ण है जो प्राइमरी लेवल पर है। हम प्राइमरी लेवल पर बच्चों को सीधा पैराग्राफ में क्यों नहीं दे देते, बड़े बड़े चित्र क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा कुछ उद्देश्य है कि बच्चा पढ़ने के लिए अग्रसर हो, है ना, जागरूक हो, आगे बढ़े, उजागर हो। तो हम क्या करते हैं, कविताओं के थ्रू, कहानियों के थ्रू जो इंटरेस्टिंग है, जो बच्चे के आसपास से रिलेटेड हो सकती हैं, और बड़े बड़े चित्र होते हैं, उसमें रंगीन चित्र होते हैं। तो बच्चा क्या होता है, हमारा उद्देश्य यह है कि बच्चा पहले पढ़ने के लिए पहले किताब तो खोले, पढ़ने के लिए आगे तो पैराग्राफ को पढ़ना खुद ही स्टार्ट कर देगा जब वो किताब खोलेगा। लेकिन जब वो किताब खोलने के लिए ही मोटिवेट नहीं होगा तो हम उसे इस उद्देश्य तक कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कैसे लेकर आ पाएंगे। तो जो थर्ड ऑप्शन आपका उद्देश्य सही है, मतलब थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मौखिक कुशलता में शामिल है। अमौखिक कुशलता में क्या शामिल है। तत्सम शब्दों का प्रयोग प्राइमरी लेवल पर नहीं होते। तीव्र गति से बोलने की कुशलता, तीव्र गति से बोल रहा है लेकिन क्या वो जो बोल रहा है वो क्या रिलीवेंट है सामने वाले के लिए, तो ये भी नहीं है। बोलते समय दृष्टांतों का प्रयोग करने की कुशलता, ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न प्रकार की औपचारिक अनौपचारिक चर्चाओं में बेझिझक बोलने की कुशलता, चाहे वो इनफॉर्मल हो, औपचारिक इनफॉर्मल, हाँ फॉर्मल, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, है ना। बच्चा बेझिझक अपनी बात को सामने रख सके, ऐसी कुशलता होनी चाहिए। उसके जो शब्द टूटने नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब बेझिझक बोलेगा तो एक फ्लो होएगा बच्चे के बोलने में, चीज़ों को समझाने में, अपनी बात को सामने रखने में। तो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन होगा वो आपका ठीक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा के कौशल। अब आप पढ़ते हैं कि LSR पढ़ते हो। लिसनिंग हो गया सुनना, तो सुनना है। S से स्पीकिंग बोलना है, R से रीडिंग होगा पढ़ना है, और W से लिखना राइटिंग। तो यहाँ पर जो भाषा के जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में हम पढ़ते हैं और बच्चा भी इसी फॉर्म में पढ़ता है। लेकिन जरूरी नहीं है सभी बच्चों पर ये ही पैटर्न लागू हो, ठीक है। बहुत से बच्चों पर लागू नहीं होता है ये चीज़, ठीक है। जो डिसेबल होते हैं, जो पैदाइशी आपको डिसेबल होते हैं, जिनको दिखता नहीं है, वो सुनाई नहीं देता, तो उनका जो क्रम है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपका वो ठीक होगा, बोलना पढ़ना लिखना समझना। देखो समझना नहीं होगा, ये क्रम अच्छा है। यहाँ पर क्रम अलग अलग भी दे रखे हैं, क्रम की बात नहीं है यहाँ पर अलग दे रखे। समझना नहीं होगा, समझना नहीं है, स्मरण भी नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे विद्यालय आने से पहले
कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। देखो बच्चे अपने परिवेश की भाषा सीख के आता है, अपने परिवेश के अनुभव लेकर आता है जो उसे परिवार में मिले होते हैं। अपनी गली मोहल्ले में यदि वो निकला है तो गली मोहल्ले के अनुभव लेकर आता है, कुछ एक आध दिन के या फिर 4-5 दिन के, एक आध हफ्ते महीने के, ठीक है। सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सभी भाषाएं नहीं पढ़ सकते ऐसा नहीं है, क्योंकि द्वितीय भाषा भी तो होती है अंग्रेजी, जिसे हम सिखाते हैं बच्चे को स्कूल में, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका सब कुछ लिख सकते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, लिखी गलत लिखा हुआ है। लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं नहीं, वो बोल सकते हैं लेकिन सब कुछ लिख नहीं सकते, उन्हें तो अभी ABCD Z तक भी नहीं आती है। हाँ, यदि पेरेंट्स अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं तो अपने बच्चे को ABCD तक सिखा के भेजेंगे, ठीक है। नहीं तो बहुत से बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे फर्स्ट क्लास में या फिर नर्सरी क्लास में जिनको ABCD, नर्सरी के बच्चे को तो नहीं आती, आपको फर्स्ट क्लास के बच्चे से बहुत से मिल जाएंगे, है ना, जो ABCD पूरी नहीं जानते, मैं बोल रहा हूँ ABCD EF 5-6 अल्फ़ाबेट तो जानते होंगे लेकिन पूरा नहीं जानते होंगे। तो थर्ड ऑप्शन आपका गलत होगा। फोर्थ ऑप्शन है अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों के से लैस होते हैं, मतलब अपनी बोलचाल की जो भाषा है ना, जो वो घर में यूज़ करते हैं ना, जिसे मातृभाषा बोलते हैं हम, वो यूज़ करता है बच्चा और उसी से लैस होकर आता है। उसकी लैंग्वेज में किसी बर्तन को किसी और नाम से भी जान सकता है ना, उसकी मातृभाषा में किसी और नाम जानते हो, और क्या होता है स्कूल में उसी बर्तन को किसी और नाम जानते हो, किसी पक्षी को किसी और नाम जानते हो घर पर, और उसी पक्षी को स्कूल में किसी और नाम से जानते हो, तो घर की भाषा से लैस हो गया होता है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तरह से परिवेश में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होगा। तो कैसा परिवेश होना चाहिए जिसमें बच्चे का बेहतर भाषा विकास हो सके। एकल परिवार जहाँ माता पिता मानक भाषा का प्रयोग करते हैं, एकल परिवार जरूरी नहीं है और मानक भाषा हो ये भी जरूरी नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। संयुक्त परिवार जहाँ परिवार के सभी सदस्य बच्चे के साथ अंतःक्रिया करते हैं, जो इंटरेक्शन कर रहे हैं, पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ये बच्चे से कुछ ना कुछ बोलेंगे, बच्चा उनको रिस्पॉन्स करेगा, उनको सुनेगा, उनके ही शब्दों को रिपीट करने की कोशिश करेगा, है ना, उन शब्दों का अर्थ निकालने की कोशिश करेगा। तो सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर ठीक होगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं आधुनिक तकनीक से लैस कक्षा जहाँ भाषा प्रयोगशाला का नियंत्रण प्रयोग हो, ये नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक द्वारा मानक भाषा का प्रयोग, ये भी नहीं होगा। मानक भाषा का तो हमने घर में मना कर दिया था, बाहर क्यों करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुनना कौशल में शामिल है, और सुनने कौशल में क्या शामिल है। दूसरों की बात सुनने में रुचि, धैर्य और प्रतिक्रिया। देखो सुनने में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले दूसरे की बात सुनो, रुचि के साथ सुनो, धैर्य के साथ सुनो। ये चीज़ों तीनों करने के बाद आप प्रतिक्रिया दे सको। हड़बड़ाहट में नहीं सुनना, आधी अधूरी बात नहीं सुननी, ध्यान कहीं और नहीं रखना, ठीक है ना, और उसके बाद आप प्रतिक्रिया दोगे। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास नहीं होगा, ये ऑप्शन। शांतिपूर्वक सुनना, ये भी नहीं होगा। सुने हुए शब्दों को केवल पुनरावृत्ति, रिपीटेशन, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सर्वाधिक सक्षम है। किस प्रकार का प्रश्न, बच्चा भाषाई क्षमता का आकलन कर रहे हैं ना, कि आकलन में क्या देखना है कि बच्चा कितने अच्छी तरीके से शब्दों का प्रयोग कर पा रहा है, बिना अटके, बिना किसी बाधा के अपने शब्दों को कह पा रहा है, अपनी बात को सही शब्दों का प्रयोग करते सामने वाले के सामने रख पा रहा है और सामने वाला समझ पा रहा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका कहानी को दोहराना, कहानी पढ़ ली और उसे दोहरा रहा है, तो यहाँ पर ये आकलन में नहीं होगा, मतलब ये सर्वाधिक सक्षम तरीका नहीं है। दूसरा है याद की गई कविता सुनाए। अब भैया रट राखी है, बच्चे ने रट राखी है ना, रटंत विद्या कलन मतलब कभी फलती नहीं है, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन आपका किसी दृश्य का वर्णन कीजिए और पाठ में से 4 संज्ञा शब्द छांटिए, तो ये भी नहीं होगा, संज्ञा शब्द छांटने के लिए नहीं बोलेंगे। सही ऑप्शन आपका है किसी दृश्य का वर्णन कीजिए। कोई सामने इमेज रख दिया, कोई पेंटिंग रख दिया, ठीक है ना, और उसका वर्णन करेगा बच्चा कि इसमें ये दिया गया है, ये बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो सबसे बेटर है इन तीनों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों में पठन संस्कृति का विकास करने के लिए अनिवार्य है। तो पठन संस्कृति का विकास, पठन संस्कृति का जो देखते हैं का विकास करने के लिए अनिवार्य है, क्या जरूरी है। कक्षा में मुखर वाचन करने का अभ्यास, बाल साहित्य पठने हेतु प्रेरणा, वर्तनी विन्यास का अभ्यास, पठित सामग्री का लेखन अभ्यास। देखो लेखन अभ्यास पठन सामग्री से नहीं होना, ये संबंधित नहीं है, सबसे अनिवार्य ये नहीं होगा, ठीक है। वर्तनी विन्यास भी नहीं होगा कि वर्तनी सही से बोलो। बाल साहित्य के पठन हेतु प्रेरणा, हम बच्चे को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे बाल साहित्य को पढ़ने के लिए। जब वो बाल साहित्य पढ़ना स्टार्ट करेगा
तो वो शब्द वो गलत भी पड़ेगा, सही भी पड़ेगा। और जब वो गलत पड़ेगा तो आप बताओगे उसे कि आप गलत मतलब डायरेक्ट वे में नहीं बताओगे कि तू गलत पढ़ रहा है, उसे इस तरीके से बताओगे कि वो उसे बुरा भी नहीं लगे और वो समझ जाए अच्छा मैं गलत पढ़ रहा हूँ, तो इस शब्द का मतलब ये होगा, इसको ऐसे बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है ना वो बेस्ट है, फर्स्ट ऑप्शन भी आपका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन। भाषिक रेखांकन और चित्रांकन एक सहशैक्षिक गतिविधि मात्र है, बच्चे की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करती है, काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है या लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एक सहशैक्षिक गतिविधि मात्र है। गतिविधि मात्र नहीं है भाई, गलत है। बच्चे की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करती है, अनुकरण इमिटेट है ना, बंडूरा आदि आपने थ्योरी पढ़ी हो तो इमिटेशन पढ़ी थ्योरी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग। एकमात्र मार्ग नहीं है काव्य का व्याख्या करने का, और भी तरीके होते हैं काव्य का मतलब किसी काव्य की व्याख्या करने के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन आपका होगा नहीं। फोर्थ ऑप्शन लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। देखो पता होता क्या है, आपने बच्चे के सामने एक पेंटिंग रख दी, ठीक है, अब आप बच्चे यहाँ से बोल रहे हो कि इसे देखो और जो जो आपको इसमें नज़र आ रहा है, जो जो हो रहा है उसे अपने कॉपी में लिख दो, जो तो बच्चे को समझ आएगा वो उसे लिख देगा। तो लेखन का क्या है सबसे अच्छा तरीका है। और भाषिक रेखांकन मतलब टीचर बोल रहा है और बच्चे उसे लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, और के कंपैरिजन में। और तो गलत है ही, आपके तीनों गलत है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षक को स्वयं अपनी भाषा प्रयोग की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अब देखो टीचर को खुद भी भाषा का क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए, इतना विस्तृत होना चाहिए कि बच्चे ये समझे कि आओ ये टीचर को कुछ तो बात है, टीचर को इतना कुछ आता है, हमारा टीचर इतना बढ़िया सिखा रहा है हमें, है ना, टीचर इतना मतलब इतनी नॉलेज है टीचर को, तो हमें भी इतनी होनी चाहिए। और इससे क्या होगा, जब टीचर अच्छी भाषा का प्रयोग करता है ना, जो उसका भाषा का प्रयोग करता है अच्छी भाषा का, तो एक भाषा का वातावरण क्रिएट होता है, और उसी वातावरण को हम चाहते हैं कि बच्चा सीख सके, तो बच्चा भाषा इस वातावरण में ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। जब शिक्षक की ही भाषा का जो विस्तार है वो सीमित होगा, प्रयोग सीमित होगा, शिक्षक कुछ ही शब्दों का प्रयोग कर रहा है ना, तो बच्चे कहाँ सीख पाएंगे। बच्चे भी उतना ही सीख पाएंगे जितना टीचर उन्हें सिखा पा रहा है, और जितना और टीचर को ही कम आता है तो बच्चे भी कम सीख पाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा, भाषा एक वह भाषा का शिक्षक है, गलत। विद्यालय का निर्देशक है, गलत। इससे वह दूसरों पर प्रभाव डाल सकता है, गलत। ये है मेन जो रीज़न है, ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन आपका। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है, बताओ। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, गलत। स्वाभाविकता का है अंतर, या भाषा के नियमों को स्मरण करने का है, या भाषा लेखन के अभ्यास का। भाषा लेखन के अभ्यास का भी नहीं अंतर, भाषा के नियम को स्मरण करने का भी नहीं है, स्वाभाविकता है ना। अस्वाभाविकता का यहाँ से क्या मतलब है, भाषा अर्जन न्यूबॉर्न में भी है, अपने परिवेश में जैसे जैसे बड़ा हो रहा है अपने पेरेंट्स की भाषा सुन रहा है, खुद ही सीख लेता है वो, ठीक है ना, तो भाषा अर्जन हो गया, ठीक है ना। लेकिन भाषा अधिगम लैंग्वेज लर्निंग, उसे भाषा सीखनी पड़ती है, उसमें उसको मेहनत करनी पड़ती है, खुद ही नहीं सीखी जाती। तो ऐसे कैसी लैंग्वेज है, इंग्लिश है ना, इंग्लिश है आपकी, जिसे बच्चा स्कूल में आकर सीखता है, उस पर फोकस करता है, उस पर अध्ययन करता है, मनन करता है। और यदि आप 12th के बाद यदि आप कोई सी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो आप क्या करते हो, आप चाइनीज़ लैंग्वेज सीखते हो, है ना, मतलब अदर लैंग्वेज कोई भी कंट्री की हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो है भाषा अर्जन स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन जो भाषा अधिगम है वो स्वाभाविक रूप से नहीं होता। तो यहाँ पर जो मुख्य अंतर यही है इनमें, तो सेकंड ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की गृह भाषा के प्रयोग को, अब गृह भाषा के प्रयोग को आपको क्या करना है, सम्मान देना चाहिए, सम्मान तो दोगे आप उसे, अत्यंत सीमित कर देना चाहिए, गलत। सीमित नहीं करना, नहीं तो बच्चा स्कूल छोड़ देगा। प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, प्रोत्साहन भी करना है, लेकिन प्रोत्साहन के साथ आपको ये बताना है कि बेटा आपकी मातृभाषा में इसको ये शब्द बोलते हैं, और हमारी मतलब स्कूल में जो इसका एक और वर्ड है जिसको हम यूज़ करते हैं उसको ये बोलते हैं। तो बच्चा अपनी मातृभाषा के शब्द को तो जानता ही है, वो एक और शब्द जान जाएगा इंग्लिश में, ठीक है ना। तो और फोर्थ ऑप्शन आपका कदापि प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए, तो फोर्थ ऑप्शन में आपका नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है जो यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस जो सीरीज़ है या फिर जो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं जिंदगी को समझने के लिए, बिल्कुल, तभी तो आप कम्युनिकेट करते हो।
ज़िंदगी के से जुड़ने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए आप किसी अननोन व्यक्ति से पूछोगे तो उस व्यक्ति से आप पूछ रहे हो ना, आप अपने विचार दूसरों तक पहुंचा रहे हो भाषा के थ्रू। तो ज़िंदगी से जुड़ने के लिए भी भाषा ज़रूरी है, ज़िंदगी को समझने के लिए भी भाषा ज़रूरी है। दूसरा आपको कुछ समझा रहा है तो ये हुआ ना यहाँ पर जो प्रयोग है भाषा का, जीवन जगत को प्रस्तुत करने के लिए। मान लीजिए आप किसी को कुछ समझाना चाह रहे हो, है ना, जीवन क्या है, जगत क्या है। यहाँ पर जीवन जगत को लेकर ही बोला, इसलिए नहीं बोला, आप और भी बहुत सी चीज़ें समझा सकते हो, ठीक है ना, कि कोई कॉन्सेप्ट समझा सकते हो। इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, फिर और भी चीज़ें हैं। आप डॉक्टरी लाइन में हो तो आप क्या करोगे, समझाने के लिए इसी चीज़ का यूज़ करते हो ना, भाषा का। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर आपका 4th सही होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपके हिंदी पेडागोजी के मेरे ख्याल से 15 या 20 क्वेश्चन करवाएंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ये जान सकें कि और जो ऑप्शन है वो क्यों नहीं है, और जो ये एक ऑप्शन है वो क्यों है। और YouTube चैनल पर आपको क्या मिलेगा, आपको एक ऑप्शन बता देंगे, लेकिन जो और ऑप्शन के उनकी व्याख्या नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ कि आपका ये 4th ऑप्शन क्यों है और ये 3 क्यों नहीं है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने चाइल्ड डेवलपमेंट, EVS पेडागोजी, मैथ पेडागोजी की और मैथ पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी की वीडियो नहीं देखे तो उन वीडियो को जाकर जरूर देखें, ताकि आप जो आपका टेट एग्जाम है, मैं CTET नहीं बोल रहा, CTET तो सेंट्रल का हो गया, जो आपका टेट एग्जाम है, कोई भी स्टेट का हो टेट एग्जाम आपका, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।